नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक सीरीज़ का एक और चैप्टर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि। तो आज हम उस चैप्टर को हल करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। देखिए, मैंने यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको पहले से अंडरलाइन किया हुआ है। आपको समझने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी, आप बने रहें। देखें, सबसे पहले हमने ये ध्यान में रखना है कि एक देश के लिए जो वास्तविक संसाधन होते हैं वो वहाँ की जनसंख्या होती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। देश में कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, कितने जन्म हुए हैं, कितनी मृत्यता है, वो सारी की सारी इस पाठ के दौरान हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में ये डॉक्टर क्रेसी की स्टेटमेंट पढ़नी है। डॉक्टर क्रेसी ने ये चीज़ कही थी कि एशिया में बहुत कम स्थानों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्थान पर बहुत कम लोग रहते हैं। ये चीज़, ये जो स्टेटमेंट है इसकी, वो पूरे विश्व संदर्भ में यदि हम देखें, मोटे तौर पर उसका वितरण देखें, तो जनसंख्या का 90% जो भाग है वो केवल 10% स्थान पर रहता है, और 10% जो जनसंख्या है वो 90% स्थान पर रहती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। विश्व में केवल 10 देशों का यदि हम आंकलन करें तो वहाँ पर 60% जनसंख्या निवास करती है, और वो 10 देश कौन से हैं? उसमें सबसे बड़ा चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। ये क्रमशः इन देशों के नाम हैं, ये आपने याद रखने होंगे। और इनमें भी देखें तो 6 देश केवल एशिया से आते हैं। ये चीज़ आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या का घनत्व। देखिए, जनसंख्या का घनत्व होता क्या है कि प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र में कितने लोग, इकाई क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, वो क्या कहलाता है? जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। यहाँ पर यही बात आपने ध्यान में रखनी है कि जनसंख्या का घनत्व का सूत्र क्या बनता है इस दृष्टिकोण से। तो वो सूत्र बनेगा जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ये प्रश्नोत्तरी में भी आएंगे सवाल, ध्यान से सुनना इसको, ताकि आप प्रश्नोत्तरी बड़े इजी रूप से हल कर पाएं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कारक की यदि हम बात करें, देखें, जनसंख्या के वितरण के लिए एक तो आदर्श स्थिति उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, एक तो आदर्श स्थिति, एक प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। जहां पर आदर्श स्थिति होगी वहां जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, और जहां प्रतिकूल होगी वहां पर जनसंख्या घनत्व कम होगा। दोनों ही प्रभावित करते हैं। आदर्श स्थिति प्लस बताएगी और प्रतिकूल स्थिति वहां पर माइनस बताएगी। ध्यान से देखें इसको कि जल की उपलब्धता, यदि जल की उपलब्धता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जल ही होता है जीवन का, ये ध्यान में रखना। तो सब जल की उपलब्धता जहां होगी वहां पर जनसंख्या घनत्व उच्च होगा, आदर्श स्थिति होगी। और जहां पर यदि जनसंख्या निवास कम कर रही है, इसका मतलब अल्टीमेटली समझ जाना है वहां जल की उपलब्धता नहीं है। यदि ऐतिहासिक दौर में चलें हम, मनुष्य के यदि प्रारंभिक दौर से वर्तमान तक देखें तो सारी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों पर ही स्थित रही है। ये चीज़ हमें बताती है कि जल की उपलब्धता कितनी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भू आकृति। देखिए, भौतिक कारक जो हैं, भौतिक कारक ये भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। हम सीधा सा पहले ही जानते हैं कि पर्वतों पर, पर्वत पर जनसंख्या घनत्व कम होता है और मैदान में
सर्वाधिक होता है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैदानों में होगा। ये चीज ही हमें यहाँ पर इस पाठ में बताई गई है। गंगा का मैदान विश्व का सबसे सघन बसा हुआ मैदान है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यदि जलवायु की दृष्टिकोण से देखें तो विश्व में सबसे अच्छा जो रहने लायक स्थान है वो शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध, ये चीज ध्यान में रखनी है, जिसको हम क्या कह देते हैं, मध्य अक्षांश भी कह देते हैं। विश्व में मध्य अक्षांश भी कह देते हैं। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, सुविधाजनक जो रहने के लिए स्थान होता है वो मध्य अक्षांश होते हैं। यदि हम अति उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कम होगा, और यदि अति शीत की बात करें, ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें, तो वहां जनसंख्या घनत्व कम होगा। ये तो जलवायु के ये रूप हैं। जलवायु जनसंख्या घनत्व को कैसे प्रभावित करती है, ये चीज हमें यहाँ पर समझनी है। यदि विश्व में महाद्वीपों के हिसाब से जनसंख्या के घनत्व की बात करें, यहां से सीधा सवाल आने के चांस रहते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, एशिया में है। दूसरा सर्वाधिक कहां पर है, तो अफ्रीका में है। ये कंफ्यूज करने वाले तथ्य होते हैं, यहां से डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं। तीसरा जो है वो यूरोप का है, चौथा उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन है, पांचवा उत्तरी अमेरिका का है, और छठा ओसेनिया का है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहां पर भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के इतिहास के लिए आरंभिक कालों में, वही जलवायु वाली बात यहां पर आ गई। मृदा देखें, मनुष्य के लिए सबसे जो अच्छी मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ को क्या कह देते हैं, दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी के नज़दीक यदि कोई निवास होगा तो वो उपजाऊ के हिसाब से, भूमि के उपजाऊपन के हिसाब से वो महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसी मिट्टी जहाँ पर होगी वहाँ पर ऑब्वियसली क्या मिलेगा, उच्च जनसंख्या घनत्व मिलेगा। आर्थिक कारक की बात करते हैं, जहाँ पर खनिज संसाधन मिलेंगे वहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्च होगा। यदि नगरीकरण की बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या रहता है, उच्च रहता है। नगरों में हमेशा ही जनसंख्या घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। औद्योगिकरण, उद्योगों के नज़दीक यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो उच्च होगा। जैसे जापान के कोबे ओसाका की बात की गई है, तो कोबे ओसाका में क्या है, जनसंख्या घनत्व उच्च है। ये चीज ध्यान में रखनी है। कारण क्या है उसका, औद्योगिकरण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात करते हैं, यदि सामाजिक रूप से समन्वयकारी यदि कोई स्थान है तो वहां पर जनसंख्या घनत्व उच्च होगा, और यदि वहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से द्वेष भावना रहती है वहां पर जनसंख्या घनत्व निम्न रहेगा। जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि यदि 2 साल के, दो कोई भी निर्धारित साल है, जैसे हम भारत में क्या करते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करते हैं, 2001 में की, 2011 में की, ये जनगणना के हमारे साल हैं। इन 2 सालों में जो जनसंख्या यदि बढ़ती है तो धनात्मक वृद्धि, और यदि कुल देखें घटती है तो ऋणात्मक वृद्धि। जैसे भारत में 1911 से 1921 के बीच ये जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक रही थी। ये उदाहरण हम पढ़ सकते हैं भारत के संदर्भ में। तो वृद्धि क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। अब ये जो वृद्धि है ये 2 समय अंतरालों के बीच में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कह देते हैं, जनसंख्या वृद्धि कह देते हैं। ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि सन 2001 में भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी, और 2011 में कितनी थी, 121.02 करोड़ थी। भारत की एग्जैक्ट जनसंख्या ये अंतिम
आंकड़ा नहीं है, ये अंतरिम है। अंतिम आंकड़े में 112, 108, 54, 977 ये थी भारत की जनसंख्या अंतिम आंकड़े के हिसाब से। अंतरिम आंकड़ा है, इसके हिसाब से भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी रही, 18.15 करोड़। और यदि ये प्रतिशत में देखें, 10 के प्रतिशत देखें तो 17.64% ये जनसंख्या वृद्धि दर है। और यदि ये वार्षिक वृद्धि दर देखें तो 1.64% ये वार्षिक वृद्धि दर होती है किसकी, भारत की। यदि हम दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु की बात करें, केवल जन्म में से मृत्यु घटा दें तो वो प्राकृतिक वृद्धि दर होती है। और यदि इनमें से हम जन्म और मृत्यु की केवल बात की थी, इनमें से जन्म और मृत्यु में आप्रवास, किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति आ करके यहाँ रहता है, ये आप्रवास है। और इस भौगोलिक क्षेत्र से यदि कोई चले जाए तो वो उत्प्रवास कहलाता है। तो आप्रवास को तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं और उत्प्रवास को यहाँ पर माइनस करते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो वो वहाँ की वास्तविक वृद्धि दर कहलाती है। यदि दो समय अंतराल में ये वृद्धि प्लस हो तो धनात्मक है, और यदि माइनस हो, कम हो जाए तो ये ऋणात्मक कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं। सीधा सा सवाल उठता है कि 3 घटक है इसके, एक तो जन्म है, नंबर 2 मृत्यु है, नंबर 3 इसका प्रवास है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, ये हमें याद रखना है। इनमें से यदि अशोधित जन्म दर की बात करें, अशोधित जन्म दर की प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये संख्या याद रखना, प्रति 1000। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है तो इसका सूत्र क्या बनता है, ये वाला अशोधित जन्म दर, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या और गुणा में 1000 कर दिया जाए तो ये अशोधित जन्म दर आ जाती है। यदि मृत्यु दर की बात करें, अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या, ये ध्यान में रखना, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसको अशोधित मृत्यु दर की गणना कहा जाता है, जिसका सूत्र ये बनता है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा में उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या गुणा में 1000 कर दिया जाए तो ये अशोधित मृत्यु दर आती है। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकिकी संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जो हमने जनसंख्या के घटक बताए थे परिवर्तन के, उसमें प्रवास भी शामिल था। प्रवास एक्चुअली होता क्या है, 2 प्रकार का है, आप्रवास और उत्प्रवास। उत्प्रवास, किसी भौगोलिक क्षेत्र में आना ये आप्रवास है, किसी भौगोलिक क्षेत्र से जाना ये उत्प्रवास है। उत्प्रवास में वो गंतव्य स्थान की ओर जाता है, ये ध्यान में रखना, गंतव्य की ओर जाता है और उद्गम से जाता है। उद्गम स्थान वो है जो उसका मूल स्थान है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान क्या होता है। यहाँ पर देखें, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करके गए हैं वो उद्गम स्थान है, और जिस स्थान की ओर गए हैं वो उसका गंतव्य स्थान है। तो गंतव्य स्थान और उद्गम स्थान से सवाल पूछ लिया जाता है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। प्रवास स्थायी भी हो सकता है, प्रवास अस्थायी भी हो सकता है, प्रवास मौसमी भी हो सकता है। प्रवास के रूप गांव से गांव में भी हो सकते हैं, गांव से नगर में भी हो सकते हैं, नगर से नगर में भी हो सकते हैं और नगर से गांव में भी हो सकते हैं।
ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि गांव से गांव प्रवास का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है क्या, स्त्रियों का। स्त्रियां जो है वो स्त्रियां विवाह के बाद विवाह के बाद सर्वाधिक गांव से गांव पलायन करती है, और वो उनका प्रवास का स्वरूप है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आप्रवास को मैंने अभी बताया कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, उस भौगोलिक क्षेत्र में जाते हैं, वो आप्रवासी है। और उत्प्रवासी जो एक भौगोलिक क्षेत्र से गमन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, उत्प्रवासी कहलाएंगे। यहां पर आपसे बहुत ही अच्छा एक बुक में सवाल पूछा गया है कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और उन कारणों को दो समूहों में बांटा जाता है। एक प्रतिकर्ष कारक होते हैं। देखिए, प्रतिकर्ष कारक की यदि हम बात करें तो वो हमेशा प्रतिकूल स्थिति को बताएगा, प्रतिकूल। और अपकर्ष जो कारक है वो अनुकूल स्थिति को बताएगा, अनुकूल। ये अच्छी स्थिति को बता रहा है, ये बुरी स्थिति को बता रहा है। बुरी स्थिति में बेरोजगारी हो जाएगी, रहन सहन की निम्न दशाएं हो जाएंगी, राजनीतिक उपद्रव हो जाएंगे, प्रतिकूल जलवायु हो जाएगी, प्राकृतिक विपदाएं हो जाएगी, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, ये सारे इसके प्रतिकूल कारक है प्रवास के। ऐसे स्थान पर लोग कम रहना पसंद करते हैं। और अपकर्ष कारक में बेहतर अवसर, रहन सहन के लिए अच्छी दशाएं, शांति और स्थायित्व, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, ये सारे के सारे किसके हैं, अपकर्ष कारक है। ये गंतव्य स्थान के द्योतक होते हैं। और प्रतिकर्ष जो कारक है वो उद्गम स्थान के द्योतक होते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको यहां दिखाया गया है। देखें, इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यहां देखें कि 1750 के इर्द गिर्द औद्योगिक क्रांति का जो उदय हुआ था, तब विश्व की संख्या लगभग 55 करोड़ थी। उसके बाद में ये वृद्धि कैसे रही है, 1830 ईस्वी में 1 अरब हो गई, 1930 ईस्वी में 2 अरब हो गई, 1960 में 3 अरब हो गई, 1975 में 4 अरब, 87 में 5, 1999 में 6 और 2011 में 7 अरब हो गई। इनका जो वृद्धि का रेशो रहा है वो कितने वर्षों में ये जनसंख्या बढ़ी है। पहली जो 1 अरब से 2 अरब हुई है उसमें 100 वर्ष लग गए। दूसरी जो 2 से 3 अरब हुई है, 1 अरब यहाँ जो बढ़ी है वहाँ पर 30 वर्ष लग गए। और 3 से 4 होने में 15 वर्ष लगे। उसके बाद में 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, क्रमशः 12 वर्षों के अंतराल में ये जनसंख्या बढ़ी है। नेक्स्ट ये सारणी देखिए आप, इसमें विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 1990 और 95 और 2010 और 15 अनुमानित के हिसाब से ये वृद्धि दर बताई गई है कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है। देखिए 1990 और 95 में 1.6 रही थी, जो घट करके 2010 से 15 के बीच में 1.2 रह गई है। ये अच्छी बात है। लेकिन विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक कहाँ रहती है, वो अफ्रीका में रहती है, जो 1990 से 95 में 2.4 थी, वो बढ़ करके 2010 से 15 के बीच में 2.6 हो गई है। ये अच्छी बात नहीं है। यूरोप जो है वो वृद्धि दर न्यूनतम को दर्शाता है विश्व में। ये यूरोप की जनसंख्या वृद्धि दर की बात है। उत्तरी अमेरिका जो है वो 0.8 को दर्शाता है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन है वो 1.1 को बताते हैं। एशिया का 1 है और ओसेनिया जो है उसका 1.5% है। ये 2010 से 15 के बीच की हैं और ये वाली 1990 से 95 के बीच वाली है।
देखें, इस हिसाब से यदि हम देखें तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अल्प वृद्धि न होकर के जनसंख्या अधिक हो रही है। इनमें संसाधनों का सर्वाधिक गंभीर है, ह्रास जो है वो सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यहाँ पर हम यदि दृष्टि डालें तो अफ्रीका में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। इस वृद्धि दर से जो अफ्रीका में जो त्रासदी हो रही है, जन त्रासदी हो रही है, वो क्या है, उसको यदि हम एच आई वी के रूप में देखें, ये अफ्रीका में बहुत फैली हुई है। एच.आई.वी की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एच.आई.वी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। देखिए, एड्स एड्स ये एच.आई.वी का जो एड्स है, इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इस वजह से क्या हो रही है, जीवन प्रत्याशा घट रही है। लोगों की जो औसत आयु है वो कभी 90 वर्ष हुआ करती थी, वो घट करके 50 वर्ष के करीब आ गई है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि दर, ये हम पढ़ चुके हैं कि भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.64 है। ये चीज़ हमने पढ़ ली है। जनांकीय संक्रमण मॉडल, देखें, जनांकीय संक्रमण मॉडल हमें क्या बताता है, ये किसी प्रदेश की जनसंख्या की उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में कैसे परिवर्तित होती है और उसके लिए कितनी अवस्थाओं से उसे गुजरना पड़ता है, ये स्वरूप क्या कहलाता है, जनांकीय संक्रमण मॉडल कहलाता है। और ये एक जनांकीय चक्र के रूप में देखा जाता है। ये थॉम्सन एंड नोटेस्टीन ने बताया था सबसे पहले, थॉम्सन व नोटेस्टीन ने। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है, थॉम्सन और नोटेस्टीन ने जनांकीय संक्रमण मॉडल दिया था। उसके लिए 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं हम, 3 अवस्था। पहली जो अवस्था है ये वाली, इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है, ये चीज ध्यान में रखनी है। जितने जन्म लगभग उतनी मृत्यु, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो होगी वो कितनी होगी, निम्न होगी। ये चीज, इसका सिस्टम ध्यान में रखना है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है अविकसित देश है। अविकसित देश में भुखमरी, बेरोजगारी, ऐसी जो समस्याएं रहती हैं, उसके कारण से उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या रहती है, वो कम रहती है, जीवन प्रत्याशा। इसकी वजह से उनमें जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। आज से 200 वर्ष पहले लगभग पूरा विश्व इसी जो अवस्था है उससे गुजरा था। दूसरी अवस्था ये विकासशील देशों में है। यहाँ प्रजनन दर तो उच्च है ही, लेकिन घटती हुई मृत्यु के साथ वो जो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है, उसको क्रिएट कर देती है। कौन सी अवस्था, द्वितीय अवस्था। और तीसरी और अंतिम अवस्था है, इसमें प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों ही, जन्म और मृत्यु दोनों ही कम हो गए हैं। जन्म और मृत्यु दोनों ही कम हो गए हैं, न्यूनतम हो गए हैं। और ऐसे कहाँ पर देखे गए हैं, विकसित राष्ट्रों में देखे गए हैं। विकसित राष्ट्रों में उदाहरण हम पढ़ते हैं कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का। दूसरी अवस्था का यदि हम देखें तो उसमें श्रीलंका, केन्या और पेरू की बात करते हैं। और न्यूनतम वाले में बांग्लादेश और आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, तीनों अवस्थाएं आपसे पूछी जा सकती है। फिर है जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय। देखिए, एक सवाल सिद्धांत के रूप में खड़ा किया था किसने, थॉमस माल्थस ने जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति
इसमें एक तुलनात्मक अध्ययन किया था। वो कहता कि जनसंख्या जो है वो गुणोत्तर रूप में बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। और जो खाद्य आपूर्ति है वो अंक गणितीय रूप में बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8। इसका मतलब कि जहाँ पर जनसंख्या 128 गुना हो गई है, वहाँ खाद्य आपूर्ति केवल 8 गुना ही बढ़ी है। ये तुलनात्मक अध्ययन किया था किसने? माल्थस, ये थॉमस माल्थस ने 1798 ईस्वी में। इन्होंने कहा था कि यदि ऐसा हो जाता है तो इसका परिणाम क्या होता है कि वहां पर अकाल की स्थिति, बीमारी की स्थिति और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये चीज आपने वहां पर बताई थी। और इन सब के उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए वर्तमान में जो सबसे उपयोगी चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं? आत्मसंयम की बात है, आत्मसंयम की बात है। रासायनिक उपयोग हम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टेबलेट्स आती हैं जो जनसंख्या वृद्धि को कम करती हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने विश्व में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि को बड़ा डिटेल से समझा है। जो इस पाठ में दी हुई है वो सारी चीज़ें हमने बहुत गहन अध्ययन से समझी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे फॉरवर्ड भी कर दें। इसकी जो प्रश्नोत्तरी है उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जो इसके अपलोड होने के तुरंत बाद आपको मिल जाएंगी। वो प्रश्नोत्तरी आप जरूर हल करें। धन्यवाद।